मैं यानी स्टैंडर्ड टाइम ये सब रटने को तो रट लूं, लेकिन क्या कभी मैं इन्हें महसूस कर पाऊंगी? क्या मैं कभी समझ पाऊंगी कि आखिर भारत भारत क्यों है? चिंता नहीं, चिंतन करो दृष्टि। ज्योग्राफी रटने का विषय नहीं है। ये तो हमारी धरती माँ की वो कहानी है जो करोड़ों सालों से लिखी जा रही है। तुम जिस ग्लोब को देख रही हो वो सिर्फ प्लास्टिक का गोला नहीं है, वो हमारा घर है। और आज हम इसी घर का एड्रेस डिकोड करेंगे। आज हम भारत की मिट्टी को छुएंगे नहीं, बल्कि उसे मैप पर जीना सीखेंगे। तैयार हो इस सफर के लिए जहां हम फैक्ट्स को रटेंगे नहीं, बल्कि उन्हें अपनी यादों का हिस्सा बना लेंगे। बिल्कुल मैन सर, मैं हमेशा से चाहती थी कि कोई मुझे ज्योग्राफी ऐसे पढ़ाए जैसे कोई फिल्म चल रही हो। लेकिन सर, सबसे पहले मुझे ये समझाइए कि एग्जाम के प्रेशर में हम इन बोरिंग कोऑर्डिनेट्स को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, और ये टॉपिक इतना जरूरी क्यों है? देखो दृष्टि और मेरे सभी भावी अफसरों, चाहे तुम यूपीएससी के वॉरियर हो या आरपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी के खिलाड़ी, या फिर एसएससी और रेलवे या टीचिंग में अपनी किस्मत आजमा रहे हो, ये चैप्टर नींव है, यानी फाउंडेशन। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि भारत दुनिया में कहाँ खड़ा है, तो तुम उसकी जलवायु यानी क्लाइमेट, उसकी मिट्टी यानी सॉइल और उसकी सुरक्षा यानी सिक्योरिटी को कभी नहीं समझ पाओगे। एग्जामिनर अब सीधे सवाल नहीं पूछता, वो स्टेटमेंट वाले सवाल यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दागता है। और मेरा वादा है, इस क्लास के खत्म होने तक भारत का नक्शा तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। हम आज बेसिक से एडवांस सब कवर करेंगे, इंदिरा कोल की ठंड से लेकर इंदिरा पॉइंट की गहराई तक। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति और विस्तार, यानी लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ये हमारी पहली यूनिट यानी भारत का सामान्य परिचय, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया है, जिसका टॉपिक 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत को खोजने का ये मिशन। मान एजुकेशन में आपका स्वागत है। दृष्टि, सोचो अगर एलियंस पृथ्वी पर आएं और तुमसे पूछें कि भारत कहाँ है, तो तुम क्या कहोगी? वो देखो नीचे? नहीं, हमें उन्हें सटीक लोकेशन देनी होगी। सबसे पहले हमें पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटना होगा। ये जो लाल रेखा देख रही हो, ये है 0 डिग्री अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा, यानी इक्वेटर। हमारा भारत इसके उत्तर यानी नॉर्थ में है। इसका मतलब अक्षांशीय दृष्टि से भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध यानी नदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। जी मान सर, ये तो क्लियर है। और अगर हम देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड की बात करें, यानी वो खड़ी लाइनें, तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के हिसाब से हम पूर्व यानी ईस्ट में है। तो तकनीकी रूप से भारत की ग्लोबल लोकेशन हुई नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सटीक, 100% करेक्ट। लेकिन एग्जामिनर यहाँ एक चाल चलता है। वो पूछेगा, महाद्वीपीय स्थिति के अनुसार भारत कहाँ है? तब जवाब क्या होगा? तब हम कहेंगे कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में भारत स्थित है। ये जो हिंद महासागर है ना, इसके माथे पर भारत मुकुट की तरह सजा है। यही लोकेशन हमें व्यापार और सामरिक शक्ति यानी स्ट्रेटेजिक पावर देती है। मान सर, बचपन से रटते आ रहे हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतर में है। क्या यूपीएससी आज भी इतना सीधा सवाल पूछेगा? मुझे लगता है अब वे लोकेशन को जियोपॉलिटिक्स से जोड़कर पूछते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा दृष्टि। भूगोल अब केवल नक्शा नहीं, बल्कि रणनीति है। देखो, भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी चतुर्थांश यानी नॉर्थ ईस्टर्न क्वाड्रेंट में स्थित है। लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं है। करोड़ों साल पहले हम यहाँ नहीं थे। हम गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे, अंटार्कटिका के पास। वहां से टूटकर भारतीय प्लेट उत्तर की ओर भागी और यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टक्कर ने ही हिमालय को जन्म दिया। तो तकनीकी रूप से हमारी जियोलॉजिकल लोकेशन गतिशील है। सर, इसका मतलब हमारा अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी समय के साथ बदला है। हाँ, भूगर्भीय समय में। लेकिन परीक्षा के लिए हमें वर्तमान स्थिति देखनी है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, अंकों का खेल। दृष्टि, भारत का मुख्य भूभाग यानी मेनलैंड कहां से शुरू होता है? दक्षिण में कन्याकुमारी से। वहां अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और ऊपर लद्दाख में, जहां सियाचिन की बर्फीली हवाएं हैं, वहां हम खत्म होते हैं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर।
इसे याद रखने की मेरी मान सर ट्रिक सुनोगी? अरे सर, ट्रिक्स का ही तो इंतजार था। बताइए ना, ये नंबर मिक्स हो जाते हैं। देखो बहुत सिंपल है। 84 यानी 8 डिग्री 4 मिनट, यानी भारत 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। जस्ट किडिंग। बस 84 याद रखो। 376, इसे ऐसे याद रखो कि उत्तर में धारा 370 हटी थी, तो 370 के पास क्या है? 376। आईपीसी की धारा नहीं, बस नंबर याद रखने के लिए। तो अक्षांश हुआ 8 डिग्री 4 मिनट एन से 37 डिग्री 6 मिनट एन। वाह सर, 370 से 376, ये कभी नहीं भूलूंगी। और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के लिए? गुजरात से अरुणाचल? पश्चिम में गुजरात का कोना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और पूर्व में अरुणाचल का आखिरी छोर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ट्रिक याद रखना, 687 687 सीक्वेंस में है लगभग, और 9725। ध्यान देना दृष्टि, दोनों में ईस्ट यानी पूर्व लगेगा। कई बार एग्जाम में ऑप्शन आता है 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट, और बच्चा गलती कर देता है क्योंकि गुजरात भारत के पश्चिम में है, लेकिन ग्लोब पर तो हम पूर्व में है ना। ये गलती कभी मत करना। दृष्टि, अब वक्त है परीक्षा का। जो सीखा उसे परखने का। ये सवाल देखो जो अक्सर कमीशन पूछता है। प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय यानी लैटिट्यूडनल और देशांतरीय यानी लॉन्गिट्यूडनल विस्तार में डिग्री का अंतर लगभग समान, लगभग 30 डिग्री है। फिर भी उत्तर दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर से ज्यादा क्यों है? क्या हमारी पृथ्वी चपटी है? सर, ये तो बेसिक ज्योमेट्री है। अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड्स एक दूसरे के समानांतर होती है, जैसे रेलवे ट्रैक। उनके बीच की दूरी हर जगह लगभग 111 किलोमीटर रहती है। लेकिन देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड्स खरबूजे की फांकों की तरह होती हैं। भूमध्य रेखा पर चौड़ी, लेकिन ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं। जैसे जैसे हम भारत में उत्तर की ओर बढ़ते हैं, दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाती है। इसीलिए पूर्व पश्चिम विस्तार सिकुड़ जाता है। क्या मैंने सही पकड़ा सर? अद्भुत, ब्रिलियंट, बिल्कुल सही। उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक। पूर्व पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। अंतर लगभग 281 किलोमीटर का है, और इसका कारण यही है कि देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिल जाती हैं, यानी कन्वर्जेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। स्टूडेंट्स, इस बात को गांठ बांध लो, ये कथन और कारण यानी असर्शन एंड रीजन वाले प्रश्नों का फेवरेट टॉपिक है। एग्जाम्स में ऐसे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। अब देखो भारत के विस्तार का तुलनात्मक अपडेटेड डेटा। आयाम यानी डायमेंशन, विस्तार यानी एक्सटेंट, दूरी यानी डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। मुख्य तथ्य, अक्षांशीय यानी लैटिट्यूडनल, विस्तार यानी एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट एन से 37 डिग्री 6 मिनट एन यानी मुख्य भूमि, 6 डिग्री 45 मिनट एन यानी संपूर्ण भारत, दूरी 3214 किलोमीटर यानी उत्तर दक्षिण कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी, देशांतरीय यानी लॉन्गिट्यूडनल 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, दूरी 2933 किलोमीटर यानी पूर्व पश्चिम, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, विश्व का 2.4%, विश्व में 7वां स्थान। इस टेबल को ध्यान से देखो, अक्षांश और देशांतर दोनों का फैलाव लगभग 30 डिग्री है। 37 - 8 = 29, 97 - 68 = 29। फिर भी उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम 2993 किलोमीटर से लगभग 281 किलोमीटर ज्यादा क्यों है? क्या हमारी पृथ्वी चपटी है? सर, ये तो बेसिक ज्योमेट्री है। अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड्स एक दूसरे के समानांतर होती हैं, जैसे रेलवे ट्रैक। उनके बीच की दूरी हर जगह लगभग 111 किलोमीटर रहती है। लेकिन देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड्स खरबूजे की फांकों की तरह होती हैं। भूमध्य रेखा पर चौड़ी, लेकिन ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं। जैसे जैसे हम भारत में उत्तर की ओर बढ़ते हैं, दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाती है। इसीलिए पूर्व पश्चिम विस्तार सिकुड़ जाता है। वैसे दृष्टि, एक बात बताऊं,
हम भारत की जमीन को तो नाप रहे हैं, जो कि बेहद जरूरी है, लेकिन इस जमीन पर राज करने वाले नियम यानी हमारा संविधान यानी पॉलिटी, अगर वो समझ नहीं आया तो प्रशासन कैसे चलाओगी? अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं, सर ज्योग्राफी तो मैप से हो जाती है। बिल्कुल। अब चलते हैं द टाइम मशीन, मानक समय रेखा यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन पर। दृष्टि, तुमने कभी सोचा है, जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4 बजे सूरज दादा अपनी किरणें बिखेर देते हैं, तब गुजरात के द्वारका में लोग गहरी नींद में होते हैं। वहां सूर्योदय 2 घंटे बाद होता है। अगर हर जगह का अपना लोकल टाइम होता तो ट्रेनें कैसे चलती, ऑफिस कैसे खुलते? वही तो सर, 30 डिग्री का विस्तार है और पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो 30 × 4 = 120 मिनट्स, यानी पूरे 2 घंटे का अंतर। ये तो बहुत कंफ्यूजन पैदा कर देगा। बिल्कुल। इस अराजकता को रोकने के लिए हमें एक मिडिल पाथ चाहिए था, एक ऐसी लाइन जो भारत के बीचों बीच से गुजरे। हमने चुना 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को। क्यों? क्योंकि ये 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 के लगभग बीच में है। और ये रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद के पास नैनी से, या कह लो मिर्जापुर से। हाँ, वही कालीन भैया वाला मिर्जापुर। अरे सर, मिर्जापुर का नाम लिया तो अब तो याद रहेगा ही। लेकिन सर, ये रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? एग्जाम में ये सीक्वेंस में लगाने को आता है। इसकी कोई धांसू ट्रिक है आपके पास? है ना, मेरी स्पेशल बाहुबली ट्रिक। लिखो, ट्रिक है, यूपी में एमपी की छत उड़ी आंधी से। इमेजिन करो, आंधी आई और छत उड़ गई। यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत यानी छत्तीसगढ़, उड़ी यानी उड़ीसा और आंधी यानी आंध्र प्रदेश। याद रखना, ये तेलंगाना से नहीं गुजरती। एग्जामिनर यहां फंसाएगा, वो ऑप्शन में तेलंगाना या महाराष्ट्र देगा। तुम्हें आंधी यानी आंध्र प्रदेश पर टिके रहना है। इसे एक और तरीके से समझो। गजब सर, यूपी में एमपी की छत उड़ी आंधी से, ये तो दिमाग में सेट हो गया। और सर, एक सवाल यूपीपीएससी में आया था, हमारा समय लंदन के समय यानी ग्रीनिच मीन टाइम से कितना आगे है? बिल्कुल, सिंपल गणित है दृष्टि। हम 0 डिग्री से 82.5 डिग्री पूर्व में है। 82.5 × 4 मिनट = 330 मिनट। 330 मिनट को घंटों में बदलो, = 330 डिवाइडेड बाय 60 = 5.5 घंटे। चूंकि हम पूर्व में हैं और सूरज पूर्व में पहले उगता है, तो हम आगे हैं। तो भारत का समय जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो भारत में शाम की चाय यानी 5:30 PM का वक्त हो रहा होगा। मान गए सर। एक बार पूछा गया था कि अगर अरुणाचल के किबिथू में सुबह 4 बजे सूर्योदय होता है, तो गुजरात के गुहार मोटी में कितने बजे होगा? देखो, गणित सीधा है। पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लेती है, मतलब 1 डिग्री = 4 मिनट। भारत का विस्तार लगभग 30 डिग्रीज है। 30 डिग्रीज × 4 मिनट = 120 मिनट = 2 आवर्स। तो अगर अरुणाचल में सुबह 4 बजे सूरज दिखा, तो गुजरात में वो सुबह 6 बजे दिखेगा। लेकिन दोनों की घड़ियों में समय एक ही होगा। और यही हमारा अगला बड़ा मुद्दा है, भारतीय मानक समय यानी IST। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। लेकिन सर, आज़ादी के इतने सालों बाद भी पूर्वोत्तर भारत के लोग चाय बागान टाइम की मांग क्यों करते हैं? क्या एक ही टाइम जोन होना उनके साथ अन्याय नहीं है? ये एक बहुत ही संवेदनशील और प्रशासनिक मुद्दा है दृष्टि। देखो, जब गुवाहाटी में सुबह 4:30 बड़े धूप निकल आती है, तो ऑफिस 10 बजे खुलते हैं, मतलब सुबह के 5-6 घंटे बर्बाद। और शाम को 4 बजे अंधेरा हो जाता है, जिससे बिजली की खपत बढ़ती है। लेकिन सरकार ने 82.5 डिग्री ईस्ट को ही मानक माना है, जो मिर्जापुर यूपी या नैनी प्रयागराज से गुजरती है। कारण क्या? प्रशासनिक एकता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी। रेलवे सिग्नलिंग, रक्षा संचार और ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन से अराजकता से बचने के लिए हालांकि वैज्ञानिकों और CSIR ने 2 टाइम जोन का सुझाव दिया था, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। अब बात करते हैं उस रेखा की जो भारत की जलवायु की गेम चेंजर है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दृष्टि, ये रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। उत्तरी भारत यानी सब ट्रॉपिकल जोन, जहां सर्दी भी पड़ती है और गर्मी भी। दक्षिणी भारत यानी ट्रॉपिकल जोन, जहां साल भर गर्मी रहती है, कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती।
ये रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और यहाँ से सवाल हर साल टपकता है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो। सर, इसकी ट्रिक तो मुझे भी पता है, मित्र पर गमछा झार। क्या ये सही है? हाँ, ये बहुत पुरानी और प्रसिद्ध ट्रिक है, लेकिन हम इसे मैप के हिसाब से पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में याद रखेंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम में क्रम पूछा जाता है। चलो मेरे साथ मैप पर चलो। ग से गुजरात थोड़ा सा हिस्सा, र से राजस्थान, डूंगरपुर को छूती हुई और बांसवाड़ा के बीच में से आरपीएससी वाले ध्यान दे। म से मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा लंबाई यही है। छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, रांची शहर लगभग इसी पर है। प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। इसके लिए मेरी एक और सिनेमैटिक ट्रिक याद रखना। गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मैच। इस वाक्य को डिकोड करते हैं। गुजराती से गुजरात यानी गुजरात, राजा से राजस्थान, मेड से मध्य प्रदेश, चीफ से छत्तीसगढ़, जस्टिस से झारखंड, विन से पश्चिम बंगाल, द से त्रिपुरा और मैच से मिजोरम। हो गया ना आसान? अब कभी नहीं भूलोगी। महाशिवरात्रि 2000 का सवाल बताओ। ट्रेंड एनालिसिस। किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? सर, रांची, झारखंड, उसके बाद भोपाल, एमपी और गांधीनगर, गुजरात। सर, आपने राजस्थान का जिक्र किया, मैं राजस्थान से हूँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? जरूर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है। ये बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ से होकर गुजरती है और डूंगरपुर के चीखली गांव को छूती है। माही नदी इसे 2 बार काटती है। ये फैक्ट आरपीएससी के फेवरेट है। नेक्स्ट, द एक्सट्रीम पॉइंट्स यानी भारत के 4 धाम। अब हम चलेंगे भारत के उन कोनों पर जिसके आगे भारत की सीमा खत्म हो जाती है। हमारे सुदूरस्थ बिंदु यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स। सबसे उत्तरी बिंदु यानी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल। ये लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर में 5764 मीटर की ऊंचाई पर कराकोरम रेंज में है। याद रखना, अब ये जेएनके में नहीं, लद्दाख यूटी में है। इसे 1912 में बुलक वर्कमैन ने देवी लक्ष्मी के नाम पर इंदिरा नाम दिया था, न कि इंदिरा गांधी के नाम पर। सबसे दक्षिणी बिंदु यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड, मुख्य भूमि पर केप कोमोरिन या कन्याकुमारी, तमिलनाडु। लेकिन अगर पूछे संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो वो पानी के अंदर अंडमान निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट। इसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते थे। 6 डिग्री 45 एन पर 2004 की सुनामी में इसका काफी हिस्सा डूब गया था। सर, उत्तर में कॉल और दक्षिण में पॉइंट और पूर्व पश्चिम? गुड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, सबसे पूर्वी बिंदु यानी ईस्टर्न मोस्ट किबिथु, अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में। यहाँ भारत में सबसे पहले सूरज दिखता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु यानी वेस्टर्न मोस्ट गुहार मोती या सर क्रीक, गुजरात, कच्छ के रण में। याद रखने का तरीका, उत्तर दक्षिण में इंदिरा कॉमन है, इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट। पूर्व पश्चिम में सूर्योदय से सूर्यास्त, किबिथु से गुहार मोती। सर, किबिथु के बारे में मैंने सुना है कि अब इसे आखिरी गांव नहीं बल्कि भारत का पहला गांव कहा जाता है। सही। सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम यानी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों को फर्स्ट विलेज का दर्जा दिया है, ताकि वहां विकास हो और पलायन रुके। किबिथु से ही लोहित नदी भारत में प्रवेश करती है। और याद है, 1962 के युद्ध में वालोम की लड़ाई यहीं पास में लड़ी गई थी। नेक्स्ट, द क्लिफ हैंगर। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन। तो दृष्टि और मेरे जाबाज दोस्तों, आज हमने भारत के बॉडी को समझा, उसकी लंबाई, चौड़ाई और विस्तार को जाना। हमने देखा कि कैसे 82.5 कैसे कर्क रेखा हमारे मौसम को, दृष्टि। हमने भारत का पता तो ढूंढ लिया, लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो असल में कितनी बड़ी है? अक्सर हम किताबों में रट लेते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये इतना बड़ा क्षेत्रफल है कि इसमें पूरा यूरोप, रूस को छोड़कर समा सकता है। अगर हम पूरी दुनिया की जमीन यानी ग्लोबल लैंड एरिया को 100% मान लें, तो भारत के हिस्से में आता है केवल 2.4%। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या तुम्हें पता है भारत की समुद्री सीमा यानी मैरिटाइम बाउंड्री कहां तक है? क्या तुम्हें पता है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ हमारे सीमा विवाद यानी बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्या है? रेड क्लिफ लाइन और मैकमोहन लाइन के पीछे की खूनी कहानी क्या है?
ये सब और भारत के आकार और क्षेत्रफल का वो सच जो अक्सर छुपाया जाता है, हम जानेंगे आगे। सर सिर्फ 2.4% सर, सुनने में तो ये बहुत कम लगता है। हम तो 7वें नंबर पर है ना। यही तो विडंबना है दृष्टि, और यहीं से एक थॉट बनता है। हमारे पास जमीन है दुनिया की 2.4%, लेकिन हम बोझ उठा रहे हैं दुनिया की लगभग 17.5% पॉपुलेशन का, 2011 की जनगणना के अनुसार। और अब तो हम 140 करोड़ पार कर चुके हैं। सोचो संसाधनों पर कितना दबाव है। क्षेत्रफल के हिसाब से हम 7वें नंबर पर हैं। ट्रिक याद रखने के लिए, रुक चीन अब आ भारत, आर रशिया, सी कनाडा, सी चाइना। ध्यान रखना, कुछ अमेरिकी स्रोतों में यूएसए को तीसरा माना जाता है, लेकिन एनसीईआरटी चीन को मानती है। यू यूएसए, बी ब्राजील, ए ऑस्ट्रेलिया, भारत। और दृष्टि, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, हम रूस के 1/5वें हिस्से के बराबर हैं और अमेरिका के 1/3 हिस्से के बराबर। अब चलते हैं सरहदों पर, वो लकीरें जिनके लिए हमारे जवानों ने खून बहाया है। भारत की कुल स्थलीय सीमा लगभग 15,200, ध्यान रखना सटीक आंकड़ों में 15,106.7 किलोमीटर है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। ये सीमा हम 7 देशों के साथ साझा करते हैं। दृष्टि, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी सबसे लंबी सीमा चीन या पाकिस्तान के साथ होगी? सर नक्शे में तो चीन बहुत बड़ा दिखता है, तो शायद चीन, या फिर पाकिस्तान के साथ हमारा इतना विवाद रहता है तो पाकिस्तान। यही वो ट्रैप है जहां स्टूडेंट्स फंसते हैं। नक्शा कई बार आंखों को धोखा देता है। हमारी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। हैरान हो गई ना? बांग्लादेश भारत की गोद में बसा है और उसकी सीमा टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग है। अगर उस धागे को सीधा करो तो वो चीन और पाकिस्तान से भी लंबा निकलेगा। मेरी बचपन एमबीए वाली ट्रिक याद है ना? हाँ सर, बचपन में एमबीए किया। बांग्लादेश, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, ये सबसे लंबी है। चाइना 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ये सबसे छोटी है। बिल्कुल सही। अब जरा इसमें डिटेलिंग का तड़का लगाते हैं जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी मांगते हैं। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। इसे रेडक्लिफ लाइन ही कहते हैं क्योंकि पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था। 5 राज्य से छूते हैं। वेस्ट बंगाल सबसे लंबी, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। खास फैक्ट, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। वहां की सीमा को शून्य रेखा यानी जीरो लाइन भी कहते हैं। ये सवाल कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। एक एस्पिरेंट के रूप में तुम्हें लेटेस्ट करंट अफेयर्स को भूगोल से जोड़ना होगा। चीन के साथ क्या नया हुआ है? सर अक्टूबर 2024 में भारत चीन सीमा गश्त समझौता यानी इंडिया चाइना बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट हुआ है। ये बहुत चर्चा में था। बिल्कुल। 2020 की गलवान झड़प के बाद पूर्वी लद्दाख में स्थिति तनावपूर्ण थी। इस नए समझौते के तहत देपसांग और डेमचौक क्षेत्रों में पेट्रोलिंग को 2020 से पहले वाली स्थिति में बहाल कर दिया गया है। भूगोल का एंगल, देपसांग का महत्व इसकी दौलत बेग ओल्डी हवाई अड्डे से निकटता है। डेमचौक सिंधु नदी के पास है। यूपीएससी पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहे देपसांग और डेमचौक किस नदी घाटी या पर्वत श्रृंखला के पास हैं? तो याद रखना, ये अक्साई चीन और लद्दाख के जंक्शन पर हैं। और सर नेपाल के साथ जो नक्शे का विवाद था, वो अभी भी सुलग रहा है। दृष्टि, 2024-25 में नेपाल ने एक नया 100 रुपए का नोट जारी करने की घोषणा की, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल के क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। विवाद की जड़ 1816 की सुगौली संधि। इसमें कहा गया था कि काली नदी के पश्चिम का हिस्सा भारत का और पूर्व का नेपाल का। लेकिन नदी का उद्गम कहाँ है, लिम्पियाधुरा में या कालापानी में? यही झगड़े की जड़ है। भारत का कहना है कि ये क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है। सर दक्षिण में भी कुछ हलचल है, मालदीव और श्रीलंका। दक्षिण हमारा मैरीटाइम बैकयार्ड है। कच्चा थी वो। 1974 में भारत ने ये द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। 2024-25 में तमिलनाडु के राजनैतिक दलों और मछुआरों ने इसे वापस लेने की मांग तेज कर दी है। ये पाक जलडमरू मध्य में है। मालदीव 2023-24 में इंडिया आउट अभियान के बाद संबंध बिगड़े थे, लेकिन जुलाई 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री की माले यात्रा और राष्ट्रपति मुइज़ू के साथ बैठक ने संबंधों को रीसेट यानी रिकैलिब्रेट किया है।
भारत अब वहां हनीमाधु एयरपोर्ट और थिलामले ब्रिज जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा कर रहा है। भूगोल के नजरिए से मालदीव हमारे मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप से केवल 70 नॉटिकल माइल्स दूर है, 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। अब बात करते हैं ड्रैगन की। ये एक टेस्ट आपके हेयर लॉस के लंबाई 3488 किलोमीटर, बॉर्डर का नाम मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। लेकिन ध्यान रहे दृष्टि, मैकमोहन रेखा मुख्य रूप से सिर्फ अरुणाचल प्रदेश वाली सीमा को कहते हैं, जिसे 1914 के शिमला समझौते में तय किया गया था। लद्दाख वाली सीमा को हम LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। चीन 5 राज्यों और यूटीज को छूता है: लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और सर पाकिस्तान, वो तो हमारा सबसे चर्चित पड़ोसी है। पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा 3323 किलोमीटर है। इसे भी रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, जो 17 अगस्त 1947 को लागू हुई थी। सिरिल रेडक्लिफ ने इसे मैप पर खींच दिया था, बिना जमीन की हकीकत देखे। राज्यों का क्रम उत्तर से दक्षिण: लद्दाख, JNK, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। RPSC RAS स्पेशल फैक्ट: अगर आप में से कोई भी दोस्त राजस्थान से हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि राजस्थान की 1070 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। 5 जिले, अब नए जिलों के बाद भलौदी भी शामिल हो गया है, इसे छूते हैं। और गुजरात में, वहां सर क्रीक का विवाद है, जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास एक दलदली इलाका है। नेक्स्ट है द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दृष्टि, ये सवाल देखो, ये सीधा नहीं है। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? A अरुणाचल प्रदेश, B नागालैंड, C असम, D मिजोरम। स्टूडेंट्स अक्सर नॉर्थ ईस्ट के मैप में कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम्हारा जवाब क्या है? सर म्यांमार सबसे पूर्व में है, अरुणाचल, उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। असम तो बीच में है, वो म्यांमार को टच नहीं करता, वो तो बांग्लादेश और भूटान को टच करता है। तो सही जवाब C असम होना चाहिए। परफेक्ट। म्यांमार के साथ 4 राज्य हैं: अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ट्रिक याद रखना: अरुणा मामी, अरुणाचल, नागा, मणिपुर, मिजोरम। असम म्यांमार को नहीं छूता। ये विजुअलाइजेशन ही तुम्हें लाखों स्टूडेंट से आगे ले जाएगा। दृष्टि, हम सीमाओं की बात कर रहे हैं, रेड क्लिफ लाइन हो या मैकमोहन लाइन। ये सब अंततः क्या है? संधियां यानी ट्रीटीज और कानून यानी लॉ। संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन अगर एग्जाम में सवाल आए कि क्या भारत अपनी जमीन किसी विदेशी देश को दे सकता है, जैसे बेरूबारी केस या 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश के साथ एन्क्लेव एक्सचेंज, तो यहां भूगोल और राजनीति यानी पॉलिटी मिल जाते हैं। ऐसे ही पेचीदा सवालों के लिए हमने टेस्टक्यू ऐप पर जो पॉलिटी सीरीज बनाई है, उसमें इन लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स को लीगल एंगल से समझाया है। भूगोल रट लोगे, लेकिन उसके पीछे का कानून नहीं समझा तो इंटरव्यू में फंस जाओगे। इसलिए अपनी तैयारी को अधूरा मत छोड़ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार फ्री टेस्ट लगाकर देखना, क्वालिटी का नशा हो जाएगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे नोट कर लो। ये किताबों में अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन आयोग यानी कमीशन इसे पूछ सकता है। वर्षों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है, लेकिन दिसंबर 2024 में गृह मंत्रालय और नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस ने नए सर्वेक्षण के आधार पर इसे संशोधित किया है। नया डेटा है 11,098.81 किलोमीटर। सर इतना बड़ा अंतर, लगभग 47% की वृद्धि। क्या भारत का आकार बढ़ गया है? नहीं, ये तट रेखा विरोधाभास यानी कोस्ट लाइन पैराडॉक्स है। इसे फ्रैक्टल ज्योमेट्री कहते हैं। पहले मापन स्ट्रेट लाइंस पर आधारित था, अब आधुनिक GIS तकनीक, सैटेलाइट और ड्रोन का उपयोग करके हर छोटी खाड़ी यानी क्रीक, इनलेट, ज्वारीय क्षेत्र और मैंग्रोव के घुमावों को मापा गया है। इसमें सबसे बड़ा लाभार्थी गुजरात है। इसकी तटरेखा 1214 किलोमीटर से बढ़कर 2340 किलोमीटर हो गई है। फिर पश्चिम बंगाल, सुंदरबन के जटिल डेल्टा के कारण इसकी तटरेखा 157 किलोमीटर से बढ़कर 721 किलोमीटर हो गई है, 350% से भी ज्यादा की छलांग। और अंडमान और निकोबार 1962 किलोमीटर से बढ़कर 3083 किलोमीटर हो गई है। भारत की तटरेखा पुराना बनाम नया डेटा। सबसे पहले राज्य/यूटी, फिर पुराना डेटा किलोमीटर में, फिर संशोधित डेटा किलोमीटर में और फिर वृद्धि का कारण। सबसे पहले गुजरात, इसका पुराना डेटा 1214.7 और संशोधित डेटा 2340.6। वृद्धि का कारण क्रीक और इनलेट की विस्तृत मैपिंग। फिर तमिलनाडु,
पुराना डेटा 906.9, संशोधित डेटा 1068.7, वृद्धि का कारण कोरोमंडल तट की बारीकियां। फिर आंध्र प्रदेश, पुराना डेटा 973.7, संशोधित डेटा 1053.1, वृद्धि का कारण डेल्टा क्षेत्र। फिर महाराष्ट्र, पुराना डेटा 652.6, संशोधित डेटा 878.0, वृद्धि का कारण कोंकण तट के घुमाव। फिर पश्चिम बंगाल, पुराना डेटा 157.5, संशोधित डेटा 721.0, वृद्धि का कारण सुंदरबन डेल्टा की जटिलता। फिर अंडमान और निकोबार, 1962 किलोमीटर से बढ़कर 3083 किलोमीटर हो गई है, वृद्धि का कारण द्वीपों की विस्तृत गिनती। कुल भारत, पुराना डेटा 7516.6, संशोधित डेटा 11098.81 किलोमीटर, वृद्धि का कारण तकनीकी सटीकता। सर, कैसे राज्यों की रैंकिंग बदल गई है? हाँ, थोड़ा बदलाव आया है। नंबर 1 गुजरात अपरिवर्तित, नंबर 2 तमिलनाडु 1068 किलोमीटर, पहले आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर माना जाता था मुख्य भूमि में। नए डेटा में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से 1053 किलोमीटर से थोड़ा आगे निकल गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। अगर प्रश्न में पुराना डेटा के अनुसार या नवीनतम सर्वेक्षण शब्द ना हो तो विकल्पों को ध्यान से देखना। अब इसे थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल में और पढ़ो। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, इसलिए हम एक प्रायद्वीप है। कुल तटरेखा यानी इजलिन्स मिलाकर 7516.6 किलोमीटर, सिर्फ मुख्य भूमि की तटरेखा 6100 किलोमीटर। दृष्टि, हमारे 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र को छूते हैं। सवाल ये है, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? सर, दक्षिण भारत का कोई राज्य होगा, शायद आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। फिर से विजुअल धोखा। सही जवाब है गुजरात। भले ही वो मैप पर छोटा दिखे, लेकिन उसकी तटरेखा इतनी कटी फटी और खाड़ियों से भरी है कि अगर उसे सीधा करो तो वो सबसे लंबी लगभग 1214.7 किलोमीटर है। क्रम यानी सीक्वेंस याद रखना। GAT गुजरात सबसे लंबी, A आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में सबसे लंबी, T तमिलनाडु और सबसे छोटी गोवा लगभग 101 किलोमीटर। और दृष्टि, समुद्र में सिर्फ पानी नहीं, कानून भी चलता है। UN क्लॉस यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अनुसार प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल सी तट से 12 नॉटिकल मील तक है। यहाँ भारत का पूरा अधिकार है, जैसे जमीन पर। संलग्न क्षेत्र यानी कंटिजुअस जोन 24 नॉटिकल मील तक है। यहाँ हम सीमा शुल्क यानी कस्टम्स और सफाई का अधिकार रखते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ 200 नॉटिकल मील तक है। यहाँ मछली पकड़ने और तेल निकालने यानी रिसोर्सेज का अधिकार हमारा है, लेकिन जहाज किसी भी देश के आ जा सकते हैं। ध्यान रखना, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। जाते जाते एक जादुई फैक्ट। भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में बिखरा हुआ है। उसका कोई एक भूगोल नहीं है। नाम है पुडुचेरी। इसके 4 जिले हैं जो एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। माहे केरल के तट पर अरब सागर में, यानम आंध्र प्रदेश के तट पर गोदावरी के पास, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु के तट पर। यह सवाल IAS प्रीलिम्स में आया था कि पुडुचेरी का विस्तार किन किन राज्यों में है। सर, ये तो सच में बिखरा हुआ प्रदेश है। माहे, यानम, कराईकल, नोट कर लिया। आज तो दिमाग की बत्ती जल गई। साइज, बॉर्डर, कोस्टलाइन सब कुछ क्लियर हो गया। अब बारी है बाउंसर की। ये सवाल 90% बच्चों ने गलत किया था। ध्यान से सुनना। भारत का एक विशेष राज्य है जो उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से गुजरता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वनों से ढका है। 12% से अधिक वन क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में आता है। वो राज्य कौन सा है? A अरुणाचल प्रदेश, B असम, C हिमाचल प्रदेश, D उत्तराखंड। ये सीसी है, ये पेट उत्तराखंड थोड़ा ऊपर 30 डिग्री N+ हो सकता है। असम मैदान है, वहां 80% वन नहीं हो सकते। अरुणाचल प्रदेश, ये उसी अक्षांश पर है और वहां वन आवरण 80% के आसपास है। नाम दफा जैसे बड़े पार्क भी वहीं हैं, तो उत्तर A अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। अद्भुत, यही लॉजिक चाहिए। एक और, RPSC RAS के लिए राजस्थान का आकार कैसा है? A आयताकार, B विषम कोणीय चतुर्भुज यानी रोम्बस या इर्रेगुलर रोम्बॉइड, C गोलाकार, D त्रिभुजाकार। सर, ये TH हैंडले ने कहा था, राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार यानी काइट शेप्ड है। बिल्कुल सही। और UPPSC वालों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों को छूता है?
सोनभद्र, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को छूता है। ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है। अभी तो हमने सिर्फ बाहरी आवरण यानी आउटर शेल देखा है दृष्टि। असली रोमांच तो नेक्स्ट पार्ट में शुरू होगा, जब हम भारत के अंदर घुसेंगे। हम चलेंगे हिमालय की उन चोटियों पर जहां ऑक्सीजन कम और रोमांच ज्यादा है। हम जानेंगे कि हिमालय भारत का रक्षा कवच कैसे है और कैसे उसका जन्म हुआ। अगली क्लास भारत का भौतिक विभाजन, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यानी फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पर होगी। वो क्लास मिस मत करना, क्योंकि वहां से ज्योग्राफी की असली सांसें चलती हैं। दोस्तों, इस लेक्चर को रिवाइज करना